बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको सपनों के से दिन संचयन भाग 2 की जो दूसरी कहानी है वो शुरू करने चल रही हूँ। ये कहानी गुरदयाल सिंह की लिखी हुई है, जिन्होंने अपने बचपन के दिनों में जो अनुभव किया था उसी कहानी को उन्होंने याद करके ऐसे माना है कि जैसे वो दिन सपनों के हैं। कभी सपने में समय के परिवर्तन के साथ वो चीज़ें कैसे परिवर्तित हो जाती हैं, इस चीज़ का अनुभव उन्होंने बाद में जब किया तब इस कहानी को लिखा। तो थोड़ा संक्षिप्त सा जीवन परिचय बता दूँ उनका कि इनका जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण से परिवार में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही कीलों, हथौड़ों और कमनच्छे से अपने बहुत काम करते हुए अपनी शिक्षा जो है पूरी की थी। बाद में इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। इनकी पहली कहानी 1957 में पंचदरिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब ये कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो इन्हें अपने ही उपन्यास को पढ़ाने का मौका मिला। अब सोचिए कितने हर्ष की बात है कि अगर कोई प्राध्यापक हुआ और खुद का लिखा हुआ उपन्यास अगर वो पढ़ा रहा है तो जीवंत अनुभव जिसको कहते हैं उस चीज़ को पढ़ने वाला अनुभव करेगा। खुद की लिखे हुए उपन्यास को यदि कोई पढ़ाता है तो उसमें श्रोता को हमेशा जीवंत अनुभव होता है। तो उन्हें ये भी मौका मिला। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला। सोवियत लैंड नेहरू सम्मान मिला। पंजाब साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किए गए और बतौर लेखक कई देशों की इन्होंने यात्रा भी की। तो इनकी तमाम कहानियों में ग्रामीण भाषा शैली से जुड़े हुए जो शब्द हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं। तो मैं इनकी कहानी को शुरू करती हूँ। सपनों के से दिन। सपनों के से दिन कहानी लेखक गुरदयाल ने अपने बचपन की छोटी मोटी घटनाओं को जोड़कर बचपन में खेलना, ननिहाल में जाना, छुट्टियों के दिन का और स्कूली दिनों की शैतानियाँ और घटनाएं, अध्यापकों का वर्णन आदि, शिक्षा की विधियाँ आदि पर उनकी जो उस समय की सोच थी उसको और बाद की सोच में जो उन्हें लगा उसका वर्णन इन्होंने किया है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे जूते, बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते और नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। अब उन्होंने अपने बचपन की याद को याद करते हुए लिखा है कि जब वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलने निकलते थे तो जैसे उनकी दशा थी उनके साथ खेलने वाले दोस्तों की भी दशा बिल्कुल वैसी ही थी। गरीब घरों के बच्चे थे, फटे पुराने कपड़े थे, नंगे पाँव थे, लकड़ी के ढेरों पर चढ़ चढ़कर कूदना और चोट खा जाते थे। तो पुराने ज़माने में चोट खाकर
जब बच्चे घर जाते थे तो उन्हें दुलार नहीं किया जाता था कि अरे बच्चा आ गया बहुत चोट खाया है, बल्कि उसका कारण पहले पूछा जाता था कि चोट कैसे लगी, और उसके बाद उस गलती की सज़ा के लिए माँ बाप उसे पूरी ताकत से अच्छी वाली कुटाई करते हैं कि ताकि दोबारा वो बच्चा वो गलती ना करे। चोट तो पीछे रह गई, ऊपर से कुटाई अलग से होती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये भी अनुभव किया कि दवा पानी न पूछकर पहले उनके जो बच्चे साथ वाले थे, जब अपने फटे पुराने चिथड़ों में घर पहुँचे चोट खाए हुए, तो घर की माताएं बहनें सब उनकी जमकर कुटाई करती। कईयों के बाप तो बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुँह से लहू बहने लगा। अब चूँकि गुरदयाल सिंह थोड़े पंजाबी परिवार से जुड़े थे, तो वहाँ सभी को थोड़ा दबंग दिखाया जाता है। तो कई के पिता तो बहुत गुस्से वाले थे, मारने लगते तो बच्चे के मुंह नाक से खून निकल आता, मगर फिर भी उसे न छोड़ते या उसके कहाँ चोट लगी। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि इतना मार खाने के बावजूद भी ऐसा होता था कि दूसरे दिन वो फिर खेल के लिए तैयार रहते थे। भूल जाते थे कि घर जाकर उन्हें पिटाई मिली है या मार पड़ी है। यह बात तब ठीक समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। अब लेखक ने अपने बचपन की बात को याद तो किया, मगर उन्हें समझ में तब आया जब वास्तव में अध्यापक की ट्रेनिंग लेने के लिए उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान पढ़ने का मौका मिला। तब उन्हें समझ में आया कि बचपन की ये हरकतें संभवतः हर युग में बच्चे ऐसे ही होते हैं। खेलों का परिवर्तन, समय का परिवर्तन, स्थान का परिवर्तन हो सकता है, स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता। बच्चे बच्चे ही रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितना भी डांट सुनेंगे, खेलेंगे, मार पीट खाएंगे और फिर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये उन्हें लगा, तब समझ में आया जब उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान बच्चों का पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना इतना क्यों अच्छा लगता है। बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने चले जाते। अब जब उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा तब उन्हें समझ में आया कि बचपन तो खेलने के लिए ही है। तब उन्हें समझ में आया कि इतनी पिटाई खाने के बाद भी वो बच्चे क्यों खेलने भागते हैं। यानी खेलना उनके अंदर एकदम जीवंत गुण की तरह होता है। तो उन्होंने इस बात को याद किया। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों में से आकर बसे थे। अब उन्होंने अपने उस समय की स्थिति को याद करते हुए कहा कि उनके साथ जो खेलने वाले परिवार थे लगभग समान तरह के जीवन वाले थे। यानी जैसा जीवन लेखक का था ठीक वैसा ही जीवन उनके साथ खेलने वाले बच्चों के परिवारों का भी था। सारे मोहल्ले, बहुत सारे परिवार जो थे कहीं कहीं से आकर दूर दराज क्षेत्रों से एक ही जगह पर बस गए थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। और कुल मिला के देखा जाए तो रहन सहन और जीवन जो था बिल्कुल सामान्य से निम्न ही कहा जा सकता है, परिवारों जैसा था। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। अब एक तरह के रहन सहन के बच्चों का खान पान, रहन सहन, खेलना कूदना सब एक जैसा एक स्थान से होता है। तो ऐसे जगहों पर उन्हें क्या लगता था, उन्हें लगता था कि हमारी आदतें, हमारे परिवार का रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा सब कुछ लगभग मिलती जुलती सी रहती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। जो कभी गए
पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंकाए, फिर स्कूल गए ही नहीं और न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। पढ़ाई का बहुत महत्व उस समय नहीं था। लोगों अपनी रुचि से, जैसे लेखक ने पढ़ लिया वैसे अपनी रुचि से भले पढ़ ले। ना तो उस समय के माँ बाप को पढ़ाने लिखाने के प्रति बहुत रुचि थी और न ही बच्चों में पढ़ने की रुचि थी। तो लेखक ने कहा कि उस जमाने में जो लोग थे उनके अंदर रुचि क्या थी, या तो खेलने कूदने में रुचि थी। यदि ज़बरदस्ती उन्हें किसी तरह से भेजा भी जाता पढ़ने के लिए तो या तो वो जाते ना, कहीं लोग छिप जाते या बस्ते को तालाब में फेंक करके वापस लौट आते। और माँ बाप की भी रुचि वैसी ही थी कि वे उसे बहुत ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि पढ़ लिख कर क्या डिप्टी कलेक्टर बनेगा। तो इस तरह की भावना जब उस समय माता पिता में थी तो वही कारण था कि बच्चों में वो रुचि नहीं थी पढ़ने के लिए। तो कुछ खासे बच्चे ही थे लेखक की तरह जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख पाते थे। यहाँ तक कि परचूनिये और अड़हतिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते थे। दुकानदारी करने का प्रचलन था तो परचूनिया यानी जो अनाज वगैरह बेचते हैं, ऐसे दुकानों और अड़हतिया अनाज बेचने वाले लोग जो थे, इनकी दुकानों के जो बच्चे होते थे काम करना सीख लेते थे और इनकी जो भाषा होती थी हिसाब किताब वाली, वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई से हटके होती थी। तो पढ़ाई लिखाई से हटके होने के कारण इनके अंदर पढ़ाई की रुचि कम और वो अड़हतियों और परचूनियों की जो भाषा थी कि हिसाब किताब लिख लिया, पैसा रुपया जोड़ लिया, बस ये उनके लिए पढ़ाई का बहुत अधिक मूल्य था। तो इतना ही था। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने क्या इसे तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए बस पंडित घनश्याम से थोड़ा पढ़वा कर दुकान पर बहिया लिखने के लिए लगा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब कोई मास्टर मिलता और रास्ते में कहता कि भाई बच्चे को पढ़ने क्यों नहीं भेजते हैं, तो वो कहते क्या करेंगे, इसे डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार थोड़े बनाएंगे। अरे थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, वही खाता वगैरह लिखना सीख लेगा, हमारा काम चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको स्कूल भेजकर। तो ये चीज़ें वहाँ उस समय के माता पिता की सोच थी। पंडित 6-8 महीने में इन्हें मुनीमी के सभी काम सिखा देगा। तो उन्होंने कहा कि 6-8 महीने इन्हें पंडित जी के पास भेज देंगे मुनीमी गिरी करने के लिए, जो भाषा सीखनी है बस वो आ जाए, हिसाब किताब और बही खाता लिखना पढ़ना और समझना आ जाए तो बस इतना बहुत है पढ़ाई। उस समय के लोगों की सोच ऐसी थी। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे ते च भी सीख नहीं पाया। तो उसने कहा कि उस समय विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई कम होती थी और उर्दू की शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। तो अलिफ बे ते चे इत्यादि जो लिखना, क ख ग की तरह वर्णमाला सीखना आदि जो था, कहा इतना भी अगर सीख लिया। पुराने ज़माने में लोग कहते थे अरे क्या करेगा पढ़कर, लड़कों के लिए, और लड़कियों को तो पढ़ाने के पक्ष में ही नहीं होते थे। चूल्हा चौका करना है, घर गृहस्थी सीख ले, लड़के क्या करेंगे, मुनीमी करेंगे, मुनीमी की भाषा सीख ले, बही खाता पढ़ना जान जाए। ऐसे कह कह करके वो पढ़ने के लिए कभी उत्साह जगने ही नहीं देते थे। तो माता पिता भी बिल्कुल वैसे ही होते थे। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान और हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार और दुकानदारी करने वाले परिवारों से थे। तब लेखक ने कहा कि जितने मेरे साथी थे अधिकतर तो वो व्यापारी परिवार से जुड़े हुए थे। उनके घर में व्यापार दुकानदारी चलती थी और वे उसी में उनका मन लगता था और उसी में वे काम सीखते थे। तो अधिकतर तो ऐसे ही थे। जब हम छोटे थे तो अपनी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती।
परंतु खेलते खेलते सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। अब उन्होंने कहा जब छोटे रहने पर लेखक को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आए हुए लोगों के साथ जब खेलना कूदना उठना बैठना पड़ा तो उनकी भाषा वो नहीं समझ पाते थे और बहुत बार सुनकर वो खूब हंसी मजाक करते। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए या साथ साथ बहुत दिनों तक खेले तो थोड़ा थोड़ा जानते जानते वो सारे लोग राजस्थान और हरियाणा की भाषा भी थोड़ा समझने लगे। तब उन्हें उनके साथ बहुत मज़ा आने लगा और खूब जच गई दोनों की दोस्ती और खेलने में खूब अच्छी तरह से लोग खेलते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति के अनुसार एक खेड़ड़ दे दिन चार, उन्होंने कहा कि जो कहा है खेलन दे दिन चार, कब ये समय व्यतीत हो गया उन्हें इस बात का अनुभव भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला कि कैसे ये व्यतीत हो गया समय, कैसे दिन आया और बीतता चला गया। धीरे धीरे लोग बड़े हो गए। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। उस जमाने में एक स्कूल के कमरे तो छोड़िए, कुछ बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते थे, खेतों और खलिहानों में दरी और टाट पे पढ़े, और जहाँ कहीं प्राइमरी स्कूल में कमरों में बैठकर पढ़ना पड़ता था तो उन्हें लगता था वो कैद की सजा है। हर एक बच्चे को उस जमाने को पढ़ना जो था वो कैद के तरह प्रतीत होता था कि लगता था माँ बाप ने कैद में डाल दिया है, सजा सुना दी है। कुछ अपने माँ बाप के साथ बचपन में घास अधिक तो माता पिता की काम में सहायता करने लगते थे। बचपन में अधिक हरी घास और फूलों की सुगंध अधिक मोहक लगती थी। अब बचपन में बच्चों का स्वभाव होता है कि जब वो कहीं रास्ते में चलते हैं तो पेड़ों की डाल से पत्ते तोड़ना, डालियाँ तोड़ना, फूलों को तोड़ना, हाथों में रखना, किताबों में रखना इत्यादि, ये सब चीज़ें बड़ी मनमोहक होती थी। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें बचपन में बड़ी अच्छी लगती हैं वो चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं, यानी बचपन की यादों के तरह वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। तो उन्हें उस समय ये सारी चीज़ें जो थी बहुत अच्छी लगती थी, तो उन्हें लगा कि शायद इसीलिए वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत याद भी हैं। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे झाड़ उगे थे, अलियार कहते हैं कूड़े करकट को, तो जो स्कूल पहुंचने के पहले जो रास्ता पड़ता था उसके दोनों किनारों पर झाड़ झंखाड़ और झाड़ियों वाले खूब ढेर सारी पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो खूब सारे वहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा रहते थे। अलियार शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, तो उन्हें लगता था कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा रहते हैं, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते। झाड़ियों के बीच से डंडियाँ तोड़ लेते, खेलते कूदते मारते पीटते हुए चलते। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक आँख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि उस समय पेड़ों की जब डाल तोड़ करके उनकी पत्तियों को खींच करके साफ कर देते थे और डंडे से खेल करते हुए जाते थे, तो उन पत्तियों की जो सुगंध थी वो उनकी नाक में आज तक उन्हें महसूस होती है कि किस तरह की सुगंध उस समय उन्होंने बचपन में महसूस की थी। तो उनके कहने का मतलब था कि सब कुछ उन्हें आज भी याद आता है, आँख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। अब स्कूल में क्यारियों में फूल पौधे उगाना बिल्कुल विद्यालय की सुंदरता के लिए प्रायः सभी जगह होता है, तो उस समय उगाए जाते थे। और उनमें जो मुख्य रूप से होता था गुलाब, गेंदा, मोतिया, दूध जैसे, बेला, चंपा जो फूल
की सफ़ेद सफ़ेद कलियां होती थी, खूब सुंदर लगते थे और खूब देखते थे। ये कलियां इतनी सुंदर और खूबसूरत होती थी कि हम चंदू चपरासी की आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। तो कुछ ऐसा ही करते थे। कुछ बच्चे जो होते हैं शैतान होते हैं, उन शैतानी के कारण उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि चपरासी और किसी बड़ों की आंख बचाकर धीरे से इधर उधर देखते हुए एक दो गुलाब के फूल तोड़ लिए, कभी कभी गेंदे के तोड़ लिए, या कभी कभी कलियां तोड़ ली ताकि उन्हें कोई देख भी ना सके। और कभी कभी तो ये उन्हीं गुलाब के फूलों को अपने कक्षा अध्यापक को ले जा करके देते हैं। तो ये उनके खेल का एक तरीके से कहना चाहिए कि एक तरीके सा मन उनका खेलने की जगह इन सब चीज़ों में भी बहुत लगता था। ये उनके लिए बचपन का खेल ही था। और परंतु याद नहीं आता कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते थे। फिर वो उन्हें फेंक दिया करते थे, शायद जेब में डाल लेते। माँ उसे धोते समय निकाल कर बाहर फेंक देती तो कोई देख न ले, तो दो चार बार सूंघा, मुट्ठी में दबा के रखा, कभी कॉपी किताब के पन्नों में दबा दिया, कभी जेब में ठूस दिया कि किसी ने कोई देखा ना हो। और जब वो घर जाकर माँ कपड़े धोती तो जेब में से उन्हें निकाल करके वो उन्हें फेंक देती। हम भी स्कूल के बाहर जाते उन्हें बकरी के मेमनों की तरह चर जाया करते। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि बच्चे खेलते खेलते ज़मीन में बैठ गए, खेल रहे हैं और ज़मीन की घास को कुतर कुतर कर खा रहे हैं, फूलों को चबा गए हैं, पेड़ों की डंठलों को दांत से पूछ पूछ करके खेलते। तो ये सब बचपन में हर कोई इसी तरह से खेलता है। ना तो तब उतना प्रदूषण था, न उतने आबो हवा खराब थी, न पेड़ों में कोई ऐसी चीज़ें थी कि जिससे वे अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करते। तो ये उनके बचपन का एक तरीके से खेल कहा जाता था। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों और किताबों से जाने कैसी बास आती। उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे। लेकिन फिर उन्हें क्या लगता कि जब पढ़ते पढ़ाते किसी तरह खेलते कूदते वे बड़े हो जाते और सयाने होने पर कक्षा पास करके आगे बढ़ते अगली कक्षा में जाते, तो फिर उनके अंदर डर समा जाता कि अब तो पढ़ाई और कठिन हो जाएगी। किताबें उस समय मिलती नहीं थी, बड़े बच्चों की किताबें दूसरे मांग कर जांच कर, तो किताबों से एक पुरानी सी बू आना, पढ़ी किताबों को फिर से पढ़ने के लिए मिलना। तो एक बच्चों का स्वभाव होता है कि जब उनके विद्यालय का पहला दिन हो और उनकी कॉपी किताब का बस्ता आता है तो उन्हें ये लगता है कि ये कॉपी किताब उनकी सबसे कीमती है और हर किताब ही बड़ी अच्छी लगती है। हर किताब को उलट पलट कर देखना, उसे बिल्कुल ऐसे कि आज ही के दिन पूरी पुस्तक ख़त्म हो जाएगी इस तरह से देखना, बड़े प्यार से रखना, उस पर जिल्द चढ़ाना, कवर चढ़ाना, और बड़ी मज़ा आता है उनको उस बचपन के खेल में। लेकिन उस पुराने ज़माने में तो किताबें भी बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती थी, तो उन्हें क्या होता था कि पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ता था। अब पुरानी किताबों में कोई रुचि नहीं होती थी, उनके अंदर का जो उत्साह था पढ़ने का वो मर जाता था। उन्हें लगता था फिर वही पुरानी किताबें, फिर वही मास्टर, वही, और पढ़ाई की कठिनता को सोच सोच कर वे डरने लगते, अंदर अंदर घबरा जाते कि अब जो पिछले श्रेणी में पढ़ाए थे अब वो फिर मिलेंगे, फिर पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई के प्रति एक डर, अरुचि हमेशा उनके मन में बनी रहती। एक या दो ही कोई ऐसे होते थे जिनका पढ़ाई में थोड़ी रुचि होती थी। तब स्कूल शुरू से 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। जब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों के फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ
के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब के जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो हम तालाब के पानी में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। अब उन्होंने कहा कि उस समय पढ़ाई का जो तौर तरीका था उसमें उतना ज़्यादा दबाव नहीं था आजकल के दौर से। ये फरवरी मार्च के महीने से पढ़ाई की शुरुआत नहीं होती थी, तब जुलाई में शुरुआत होती थी और अगस्त तक बच्चों की एडमिशन होती रहती थी, प्रवेश होता रहता था। और फिर 1-2 महीना 1.5 महीने के फिर बाद उनकी गर्मी की छुट्टियां हो गई, खेलने कूदने। 1.5 महीना पढ़ाई तो 1.5 महीना छुट्टी, और जहाँ छुट्टी हुई बच्चे माँ के साथ नानी के यहाँ जाने की जिद करने लगते हैं, क्योंकि बच्चों को नानी के यहाँ सबसे ज़्यादा आनंद आता है। ना वहाँ डांट पड़ती है, ना मार पड़ती है, खेलने को खूब मिलता है, खाने को खूब मिलता है, नानी का प्यार दुलार अलग, तो घर में उनकी खूब इज्जत सम्मान होती है। तो शुरू के 1-2 दिन तो बस ऐसे ही गुजर बसर करते, और जो जो छुट्टियां ख़त्म होने लगती फिर उन्हें वही डर सताने लगता कि वापस स्कूल जाना है, वही पढ़ाई करनी है, और फिर वो काम पूरा करके नहीं लेके गए तो फिर वो मार भी पड़ेगी। बहुत सारे डर उनके अंदर सताने लगते। लेकिन नानी के गांव में जो तालाब होता, पेड़ पौधे होते, आम के बगीचे होते हैं, वो बच्चों के लिए खेलने का सबसे प्रमुख स्थान होता है। और बच्चों को लगता है कि इस प्रमुख स्थान में खेलना जो है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण। पेड़ों पर चढ़ना, आम की पत्तियों के साथ खेलना, गंदे पानी में कूदना, तालाबों में नहाना धोना इत्यादि, कीचड़ में खेलना, सब कुछ में मज़ा आता है। तो छोटा सा पिछड़ा गांव, परंतु तालाब मंडी के तालाब जितना बड़ा। दोपहर तक तो तालाब में नहाते, फिर जो जी में आता खाते। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहते। अब नानी जब बाहर गांव से आए हुए बच्चों को देखती तो अपने घर के बच्चों को कहती कि देखो ये कैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कैसे बाहर रहते हैं, देखो कितना अच्छे से बोलते हैं। तो दोनों के अंतराल को दिखाकर उन्हें लगता कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। उस साल भी, जिस साल ननिहाल न जा पाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर जाते, कपड़े उतारते और पानी में कूद जाते। कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पर चढ़ते, रेत में के ऊपर लेटने लगते, गीले शरीर में गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी तरह ऊंचे तालाब में छलांग लगा देते, रेत के गंदले पानी को साफ कर फिर टीले की ओर भागते। यानी टीले पर चढ़ना और गंदे पानी में कूदना, फिर टीले में बालू में लौटना, ये बच्चों के लिए उस जमाने में ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिसको सोचकर उन्हें ये लगता था कि अरे ये तो बहुत ख़राब है, ये इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ मत जाओ, ज़मीन में मत उतारो। उस ज़माने में बच्चे ऐसे ही खेलते कूदते बड़े होते थे, तो उन्हें ये लगता था कि ये बच्चों के जीवन का बहुत अहम मौका होता है। तो वो भी क्या करते थे, कई बार रेतीले टीलों पे चढ़ पानी में कूदते, गंदा पानी मुंह के अंदर चला जाता, लेकिन फिर भी उन्हें मज़ा आता। तो लेखक को वो सारी बातें अपनी बचपन की याद आती हैं। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते, 15-20 बार करते। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, आता हो या ना आता हो, लेकिन बहुत बार ऐसा करते कि जैसे बहुत बड़े तैरना जानते हो, वो पैर को हाथ को मार मार कर खेलते। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस की सींग या दुम पकड़कर बाहर लाने की सलाह देते। और कई बार ऐसा होता कि बच्चे खेलते खेलते तैरना ना जाने पर गंदे पानी की ओर या गहरे पानी की ओर खिंच जाते, तो दूसरे जो बच्चे तैरना जानते वो भैंस के ऊपर चढ़ करके उसकी सींग को पकड़ करके और फिर उन बच्चों को खींच के बाहर निकालते। यानी कि न खतरे का डर, न सफाई का डर, न किसी तरीके से हंसी मजाक, हर तरीके से सब कुछ भूल कर उस गंदे पानी में ऐसे खेलते
जैसे लगता कि उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद का समय वही हो और उन्हें किसी बात की भी चिंता ना हो। बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते से मुंह में गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते, गंदा पानी मुंह के अंदर जाता तो खांसी आती, फिर उन्हें लगता कि कुछ नहीं हुआ है। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाथ हाय हाय करते हुए न किसी तरह तालाब के किनारे फिर पहुंच जाते। और फिर धीरे धीरे क्या होता कि जब वो उन्हें खेलते खेलते वो तालाब में का गंदा पानी मुंह में चला जाता और जोर जोर से खांसने लगते, तो ये डर लगता कि फिर वो आज के बाद कभी भी इस गंदे पानी में नहीं आएंगे। और फिर लेकिन 2 पल में ही वो सब भूल जाते और प्रतिदिन का उनके खेल का स्थान ही वही रहता। तो इस तरह से गुरदयाल सिंह ने अपने बचपन की चीज़ों को याद करके उसे कहानी का रूप देकर यहाँ बताया है कि उन्हें कैसा लगता था उनका बचपन, और जब वो बड़े होकर प्रवक्ता और प्रोफेसर बन गए, मास्टर बन गए, रचनाकार बन गए, तब उनके जीवन में और आज के जीवन में बचपन के जीवन के अंतर को उन्होंने समझा। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है, तो आज यही कहानी को रोकते हैं। इसके अगले हिस्से को मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।